चलिए बच्चों, नमस्कार। वन सेकेंड स्वागत है आप लोगों का। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज। ठीक है। पंचायती राज के बारे में कुछ सुना होगा आपने, पंचायतों के बारे में सुना होगा। ये क्या है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट था, वो हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे, बल्कि मैं इसको ऐसे कहूं, वो हमेशा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करते थे। व्हाट इज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन? व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, पहले इसको समझते हैं। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है शक्ति का अलग अलग हाथों में पहुंचना, और सेंट्रलाइजेशन, जो इसका अपोजिट वर्ड आप मान सकते हैं, इसका इसका विलोम शब्द मान सकते हैं, उसका मतलब होता है शक्ति का एक ही हाथ में होना। फॉर एग्जाम्पल, भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो शुरुआत में हमको भारत की जब इतिहास शुरुआत होती है, जब 16 महाजनपद 16 महाजनपद वाला जो एरा हम देखते हैं, तो उसमें 16 राजा हमको भारत में नजर आते हैं। इनफैक्ट उत्तर भारत में नजर आते हैं, साउथ में तो खाली एक ही था, अशमक। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत जो था वो कई शक्तियां उसके अंदर थी, उसमें शक्ति के कई सारे केंद्र थे, 16 थे, जो 16 थे, और अलग अलग पावर थी उनके पास। फिर उसके बाद उनमें से एक राजा जो मगध है, मगध का राइज होगा, मगध निकलेगा, और मगध धीरे 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 करके पूरे भारत पर अधिकार करेगा। और जब मौर्य डायनेस्टी आएगी तो उस टाइम पर तो उसका एक्सटेंशन सबसे ज्यादा हो जाएगा, और लगभग पूरा भारत एक ही पावर के कंट्रोल में आ जाएगा, जिसका नाम था मगध। मैं थोड़ा नक्शा बना के आपको और समझा देता हूं। जैसे समझ लीजिए ये भारत है, मान लीजिए भारत है, बहुत अच्छा नक्शा तो नहीं बना, लेकिन मान लीजिए भारत है। तो जो मगध होगा, मगध पावर का सेंटर बनेगा, पूरे भारत को कंट्रोल करेगा मगध। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। फिर जब मगध डायनेस्टी खत्म होती है तो उसके बाद कुछ छोटे छोटे आक्रमण भारत पर होते हैं, अटैक्स होते हैं, और भारत के अंदर भी कुछ छोटे छोटे जो फ्यूडल्स थे, सामंत थे, वो उनकी शक्ति बढ़ती है, और छोटे छोटे पावर के कई सारे सेंटर बन जाते हैं, कई सारे छोटे छोटे राजा पूरे भारत में फैल जाते हैं। तो इसे कहते हैं शक्ति का विकेंद्रीकरण हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। इसके बाद फिर से एक गुप्त साम्राज्य आएगा, गुप्त डायनेस्टी आएगी, वो फिर से भारत के काफी बड़े हिस्से को जीतेंगे, वो खत्म हो जाएंगे, तो फिर से डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ऐसा भारत में चलता रहा है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या क्या मतलब है? देखिए, भारत में लोकतंत्र है, भारत में डेमोक्रेसी है, और भारत में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी का मतलब हम जानते हैं कि जनता शासन करती है। तो जनता जब शासन करती है तो मैं ही केंद्र सरकार को चुनता हूं, हम लोग मिलकर केंद्र सरकार को चुनते हैं, यूनियन गवर्नमेंट को चुनते हैं, संसद हम ही लोग बनाते हैं। तो मोदी साहब की जो जो टीम है उसको मैंने ही चुना है, ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा एक और पावर है भारत के अंदर जो स्टेट्स में है, उसको भी मैंने ही चुना है। तो भारत में ऑलरेडी डिसेंट्रलाइजेशन है, एक हाथ में पावर नहीं है, पावर कुछ पावर सेंटर पे है, कुछ पावर अलग अलग स्टेट्स में है, इसको और अंदर तक ले जाना है। तो स्टेट के अंदर भी कुछ और पावर के सेंटर बनाओ। जो हमारा गांव का लेवल है, जो विलेज लेवल है, वहां की जनता को भी पावर दीजिए। वहां पर जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव की सहायता से अपना खुद का शासन करेगी, खुद का रूल करेगी, और उसके पास पावर भी ठीक ठाक होगी। तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, कि शक्ति का केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र आप मान सकते हैं यूनियन, फिर उसके बाद स्टेट आपकी, और स्टेट के अंदर बहुत सारे पंचायत, शहरों में भी फिर ये आता है म्युनिसिपैलिटी के रूप में, नगर निगम के रूप में वो आता है। तो दिस इज द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। गांधी जी का ऐसा मानना था कि ऐसा होना चाहिए, और ये गांधी जी का कॉन्सेप्ट है। याद रखिएगा, पंचायती राज जो है वो गांधी जी का कॉन्सेप्ट है, गांधी जी की अवधारणा है। हमारा संविधान जब बन रहा था तो इस बात पर विचार हुआ कि पंचायतों का क्या सीन किया जाए, क्योंकि गांधी जी चाहते हैं पंचायतें बने। बोले ठीक है साहब, पंचायतें बनाएंगे, ठीक है, लेकिन पंचायतों का बनाने का मतलब समझिए। हमारे संविधान में वैसे ही दो लोगों के बीच में पावर का डिवीजन है। कौन कौन से दो लोग हैं आप जानते हैं? एक यूनियन लिस्ट है हमारे संविधान में, एक स्टेट लिस्ट है, और एक कंकरेंट लिस्ट है।
7वें शेड्यूल में। इसमें जो मैटर है उस पर यूनियन कानून बनाते हैं, इसमें जो मैटर है उस पर स्टेट कानून बनाते हैं, इस पर ये दोनों बनाते हैं। तो स्टेट और यूनियन के बीच पावर का डिवीजन हो गया। अब अगर मैं पंचायतों को बनाता हूं, अगर मैं म्युनिसिपैलिटीज को बनाता हूं, तो उनको भी तो पावर्स देनी पड़ेंगी। वो पावर्स आएंगी कहां से? वो कहीं ऊपर से पावर थोड़ी आएंगी, इन्हीं लोगों को अपनी अपनी पावर्स देनी पड़ेंगी। तो अगर इनको अपनी पावर देनी पड़ेंगी तो ये बताइए, अपनी पावर कम करना किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं लगता। तो इन्होंने कहा यार अब पावर, अब ऐसी डिवीजन है यार, और कंफ्यूजन पैदा होगा कि पंचायतों को भी पावर देनी है। फिर बात उठी कि भाई एक काम करेंगे, जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स की पावर में से कुछ पावर निकाल करके पंचायतों को दे देंगे। अब स्टेट्स कह रहे हैं यार हमारे पास वैसी बहुत कम पावर बची हैं, अब उसमें से पंचायतों को भी पावर दे दें यार, तो अब हमारे पास बचेगा क्या? कुछ पावर्स यूनियन के पास है, कुछ पंचायतों को दे दें, हम कहाँ फिर, हम हमारा मतलब क्या है फिर? तो स्टेट्स भी नहीं चाहेंगे कि हम अपनी पावर को कम करें। तो शुरुआत में कहा गया कि चलो हम एक काम करते हैं, हमें संविधान में लिख देते हैं, अभी बनाते नहीं है, लिख देते हैं, बाद में बना लेंगे इसको ढंग से प्रॉपर तरीके से बाद में बनाया जाएगा। तो अब लिख भी देंगे, बनाएंगे भी नहीं, ऐसा कैसे? ऐसा कहां संभव है कि जहां लिखा भी हुआ हो और उसको करना भी जरूरी ना हो? बताइए कहां संभव है ऐसा? हमारे संविधान में 3 जगह ऐसी संभव है। एक तो प्रियम्बल, प्रस्तावना, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, और तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसमें संविधान सभा ने बड़े चालाकी से क्या किया, इसको पार्ट 4 में डाल दिया, पार्ट 4। और पार्ट 4 हमारा क्या है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। उसके आर्टिकल 40 के अंदर ऐसा लिख दिया कि राज्य पंचायतों की स्थापना करेगा और उनको शक्तियां भी प्रदान करेगा। स्टेट शैल मेक द पॉलिसीज टू एस्टैब्लिश पंचायत्स एंड एम्पावर देम, तो ऐसा लिख दिया। लेकिन आप जानते हैं कि डीपीएसपी में जो चीजें लिखी होती हैं उसको करना जरूरी नहीं है, और भारत आजाद हो गया, संविधान लागू हो गया, पंचायतों के बारे में कुछ विशेष काम नहीं किया गया। पंचायतें भारत में पहले से भी थी, थोड़ा बहुत, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, बस लोकल लेवल पे चल रही है। लेकिन अब मांग उठी कि भाई पंचायतों को बनाओ, पंचायतों को शुरू करो। बोलोगे सर शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए दिन बीतते चले गए, दिन साल महीने बीतते चले गए, फिर एक कमेटी बनी। अब इसमें कुछ कमेटीज हैं, अभी मैं कहानी सुना रहा हूं, पहले कहानी सुन लीजिए, उसके बाद किस कमेटी ने क्या कहा था वो सारी बातें हम लिख लेंगे। उसके बाद एक कमेटी बनी, 1957 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। एक कमेटी बनी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। और बलवंत राय मेहता साहब ने कहा कि यार भारत में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। ये शब्द उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पेश किया था, डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, तभी हम जो योजनाएं चल रही हैं, जो प्लान चल रही हैं, उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दरअसल ये कमेटी जो बनी थी, ये उस समय कुछ प्रोग्राम चला करते थे, उसमें से कुछ आज भी चलते हैं। जैसे एक सामुदायिक विकास प्रोग्राम था, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर अपनी रिकमेंडेशन इनको देनी थी कि भाई वो कैसे डेवलप होगा। वो ऐसा भारत का ऐसा पहला प्रोग्राम था जो सारे गांव तक पहुंच रहा था, ठीक ठाक प्रोग्राम था, उस समय के हिसाब से ठीक ठाक परफॉर्मेंस था उसका। तो बलवंत राय मेहता कमेटी को उसके ऊपर रिकमेंडेशन देनी थी। तो बलवंत राय मेहता ने कहा भाई साहब हर गांव को एम्पावर कीजिए, वहां पंचायतें बनाइए, तब जाकर के चीजें ठीक होंगी। और बलवंत राय मेहता ने ब्रॉडली जो कहा था वो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने कहा था कि पंचायतों के 3 लेवल होने चाहिए, हर विलेज में एक पंचायत होनी चाहिए जिसको हम ग्राम पंचायत कहेंगे, उसको हम कहेंगे ग्राम पंचायत। हर जिले में एक पंचायत होने चाहिए, जिला या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पंचायत होगी उसको जिला परिषद कहेंगे, जिला परिषद। और एक इंटरमीडिएट लेवल होगा, इंटरमीडिएट लेवल होगा, और उस इंटरमीडिएट लेवल को हम लोग पंचायत समिति कहेंगे, पंचायत समिति। ये 3 टियर पंचायत सिस्टम आप बनाइए। हर गांव के कुछ लोग एक पंचायत बनाएंगे, यही लोग डिसाइड करके इनको बनाएंगे और यही लोग डिसाइड करके इसको बनाएंगे। देखो ये 3 लेवल क्या है, आप थोड़ा, मैं चलो हल्का समझा देता हूं। भारत में जो स्ट्रक्चर है एडमिनिस्ट्रेशन का वो कैसे है? सबसे पहले विलेज होता है, गांव होते हैं,
कई सारे गांव मिलकर क्या बनाते हैं? ब्लॉक बनाते हैं। कई सारे ब्लॉक मिलकर क्या बनाते हैं? तहसील बनाते हैं। कई सारे तहसील मिलकर क्या बनाते हैं? डिस्ट्रिक्ट, जिला, जिला बनाते हैं। कई सारे डिस्ट्रिक्ट मिलकर क्या बनाते हैं? मंडल बनाते हैं। कई सारे मंडल मिलकर क्या बनाते हैं? राज्य बनाते हैं, यूपी एमपी। ऐसी तो है, कई सारे स्टेट मिलकर के, राज्य मिलकर के देश बनाते हैं। तो बलवंत राय मेहता साहब ने कहा था, एक तो इस लेवल पे बनाइए आप, दूसरी इस लेवल पे बनाइए आप, और तीसरी इस लेवल पे बनाइए। ऐसा बलवंत राय मेहता साहब ने कहा था। आज की डेट में लगभग ऐसा ही है, लेकिन जो इंटरमीडिएट लेवल है हमारे संविधान में आज के डेट में जो जो कार्यक्रम लिखा हुआ है, उसमें इंटरमीडिएट लेवल को इंटरमीडिएट लेवल ही लिखा है, बस ये नहीं लिखा कि कौन से लेवल पे होगा। वो राज्यपाल डिसाइड करता है वो यहाँ होगा कि यहाँ होगा, या कुछ और तरीका उसका होगा, वो राज्यपाल के हाथ में रहता है। बोले साहब ये 3 आप लेवल बनाइए पंचायत के और इसको शुरू कीजिए, ये बड़ा जरूरी है, तभी जो योजनाएं हैं भारत के अंदर वो अच्छी तरह से चलेंगी। तो ये बात सरकार को ठीक लगी, नेहरू साहब को भी अच्छा लगा, और ठीक है साहब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन द ईयर 1959 2 अक्टूबर का दिन इसके लिए चुना गया, इसको शुरू करने के लिए। 2 अक्टूबर क्योंकि भाई गांधी जी का कॉन्सेप्ट है, गांधी जी के जन्मदिन पर इसको शुरू करो। तो 2 अक्टूबर 1959 को भारत के अंदर पहली बार पंचायतों की एस्टैब्लिशमेंट होता है, और ये सबसे पहले शुरू हुआ नागौर में। नागौर जानते होंगे, फैक्चुअल पॉइंट है आप लोग, नागौर में हुआ जो राजस्थान में है। जवाहरलाल नेहरू खुद गए यहाँ पे और उन्होंने खुद इस चीज का उद्घाटन किया, और राजस्थान में पंचायतें बन गई। राजस्थान के बाद फिर बाकी स्टेट में भी धीरे धीरे करके ये पंचायतें स्टैब्लिश हो गई, और लगभग पूरा हिंदुस्तान इसकी जद में आ गया और कार्यक्रम शुरू हो गए। लेकिन कमी जो थी वो ये थी कि इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लागू किया गया था, संविधान में इसको कहीं नहीं लिखा गया। संविधान में तो आर्टिकल 40 ही चल रहा था बस, कि आर्टिकल 40 में लिखा हुआ था कि राज्य ऐसे काम करेगा, और राज्य ने कर दिया, चलो ठीक है। अब जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात नहीं लिखी है तब तक तो उसमें बहुत सारे लूप होल्स रह जाते हैं, तब तक उसमें बहुत सारी छिड़कानियां की जा सकती है, अपने हिसाब से उसको चलाया जा सकता है। तो इसमें ये क्या किया गया, जब ये पंचायतें बनी, कि जो पंचायत होंगी वो राज्य का विषय होगा, वो राज्य का विषय होगा। सूची में तो नहीं कह सकते क्योंकि संविधान में लिखा ही नहीं गया था, वो राज्य का विषय होगा। राज्य शैल डिसाइड कि उसको कैसे चलाना है, उसको बेसिक फ्रेमवर्क हम सेंटर वाले बता देते हैं कैसे करना है, फिर राज्य उसको चलाएगा, राज्य ही अपनी शक्तियां उसको देगा। अब राज्य अपनी शक्ति क्यों देगा उसको? शुरुआत में तो हमने स्टार्ट कर दी, अब राज्य को लग रहा है यार मुझे मेरी पावर देनी पड़ रही है उसको, तो ये तो समस्या हो रही है, ये तो गलत हो रहा है। तो राज्यों ने फिर इसमें ढील डालना शुरू किया, और धीरे धीरे करके ऐसा होने लगा कि चुनाव पता लगा 5 साल में होने, 5 साल बाद पंचायत डिसॉल्व हो गई, अगला चुनाव ही नहीं हो रहा है। 6 साल, 7 साल, 8 साल, 12 साल, 15 साल हो गए, चुनाव ही नहीं हुए। बोले हाँ करा लेंगे, चुनाव करा लेंगे, चुनाव ही नहीं हो रहे, पंचायतें बन ही नहीं रही हैं, या बन गई तो उनको पावर ही नहीं दी जा रही। अच्छा ठीक है तुम बनो, ये एक आध छोटी मोटी पावर उनको दे दी बस, बोले ठीक है चलो तुम इसी में काम करो, क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट ने कहा है, यूनियन ने कहा है, नेहरू साहब कह रहे हैं, तो जबरदस्ती कर रहे हैं, चलो ठीक है साहब चला रहे हैं, लेकिन उनको पावर कुछ नहीं है, सिर्फ नाम के लिए उनको स्टार्ट किया गया विदाउट एनी पावर। तो ये चीज जब सामने आने लगी तो पता लगा यार कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये अपने ऑब्जेक्टिव को पूरे नहीं कर पा रहा है। फिर इसके बाद समय चलता रहा, नेहरू जी की डेथ हो गई, लाल बहादुर शास्त्री साहब आए, इंदिरा गांधी जी आई, और पहली बार जब भारत के अंदर कांग्रेस की सरकार जाती है और जनता पार्टी की सरकार आती है इन द ईयर 1977 में, तो फिर उस समय वो लोग एक नई कमेटी बनाते हैं। तो 1977 में तो पहली कमेटी हो गई बलवंत राय मेहता कमेटी, दूसरी कमेटी बनेगी, इन कमेटीज का नाम याद रखिएगा, इनने क्या कहा मैं उसमें बताऊंगा थोड़ी बातें। तो दूसरी कमेटी का नाम था अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता समिति या अशोक मेहता कमेटी। ये किसने बनाई थी? ये जनता पार्टी सरकार ने बनाई थी इन द ईयर, ये ईयर भी याद रखिएगा ना, 1977। ये क्वेश्चंस आते हैं इनके पर काफी, ठीक। तो ये कमेटी बनाई, कमेटी ने स्टडी किया चीजों को, फिर अपनी रिकमेंडेशन दी, और कमेटी ने रिकमेंडेशन तो बहुत सारी थी, 132 135 ऐसे कुछ रिकमेंडेशन थी, एग्जैक्ट नंबर भी बताऊंगा आपको, बहुत सारी कमेटी की रिकमेंडेशंस थी। लेकिन उन रिकमेंडेशन का जो सार था, जो क्रक्स था, वो ये था कि भैया जब तक पंचायती राज को
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिल जाता, संवैधानिक स्टेटस नहीं मिल जाता, तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही खराब हालत है पंचायती राज की। पंचायती राज में कुछ हो नहीं रहा, बस नाम की पंचायतें हैं। ये रिकमेंडेशन उन्होंने दे दी, लेकिन इस पर कोई बहस हो पाती, इस पर कुछ कार्रवाई हो पाती, उससे पहले ही सरकार गिर गई। क्योंकि जनता पार्टी की सरकार कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का पिटारा ऐसे थी। मतलब बहुत सारे दलों ने मिलकर के एक सरकार बना ली कांग्रेस के अगेंस्ट में, फिर आपस में लड़ने लगे वो लोग, टूट गए, कांग्रेस फिर आ गई उसके बाद, तो सरकार गिर गई साहब। सरकार गिर गई तो इसकी रिकमेंडेशन जो थी वो उस पर कार्यान्वित नहीं हो सकी, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। खैर उसके बाद कहानी और आगे चलने लगी, और आगे चलने लगी। कांग्रेस की सरकार आई और उनको भी लगा कि भैया मजा नहीं आ रहा पंचायतों में, पंचायतों को और थोड़ा बेहतर तरीके से चीजें करनी चाहिए। और इसी बीच इंदिरा गांधी जी की मौत हो जाती है। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी चाहते थे कि पंचायतों की स्थापना हो, और ये विडंबना ही है, देखिए कि उनके सामने पंचायतें नहीं बन पाई। पंचायतें जब बनी तो तब तक वो जा चुके थे, तो कोशिश उन्होंने की। तो उन्होंने आते ही फिर एक कमेटी और बनाई। एक कमेटी थी, उसका नाम था GVK राव समिति, GVK राव कमेटी, एंड इट वाज इन द ईयर 1985। यस 1985 में इसको बनाया गया था। इस कमेटी को बोला गया, सर आप जो हालात हैं पंचायती राज के उसकी रिपोर्ट बनाइए कि क्या हालात ठीक हैं कि नहीं है। तो इन्होंने हालात बताए, और जो हालात बताए तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, भाई पंचायतों को हम लोग क्यों स्थापना कर रहे थे, पंचायतों का एस्टेब्लिशमेंट क्यों हो रहा था, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे चीजें पहुंचे। ग्रास रूट लेवल समझते हैं, बिल्कुल जमीनी स्तर पर चीजें पहुंचे। तो इन्होंने कहा साहब ग्रास रूट लेवल नहीं है, तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा वर्ड इस्तेमाल किया, इट इज ग्रास विदाउट रूट। इट इज ग्रास विदाउट रूट। बोले ऐसी घास है इसकी जिसकी जड़ ही नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास, सिर्फ नाम का चल रहा है, कोई पावर नहीं, कुछ नहीं, चुनाव होते नहीं है, साहब बस चल रहा है, नाम का है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और बड़ी बुराई है इन्होंने इस सिस्टम की, बोले साहब मजा नहीं आ रहा, कुछ नहीं चल रहा, सब बेकार चल रहा है। राजीव गांधी गुस्सा है यार, बोले ये तो गलत चीज है यार। तो फिर एक और कमेटी राजीव गांधी ने बनाई। बोले भाई एक और कमेटी बनाते हैं, वो रिकमेंडेशन देगी कि हमको क्या करना है, पंचायती राज के अंदर क्या सुधार करने हैं। ये तो सिर्फ एनालिसिस कर रही थी कि हमारा प्रेजेंट सिस्टम क्या था। अब इसके बाद एक फोर्थ कमेटी बनेगी इन द ईयर 1985, ये है 86 में बनेगी, जिसका नाम था LM सिंघवी समिति। सिंघवी में भी आता है, LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी कमेटी। इंपॉर्टेंट कमेटी है आज की डेट में जो पंचायती राज है, इसी कमेटी की रिकमेंडेशंस के आधार पर बनाया गया है उसको। तो LM सिंघवी समिति बनाई गई इन द ईयर 1986। तो राजीव गांधी जी के कहने पर ये समिति बनाई गई, और इस समिति ने भी वही बातें की जो अशोक मेहता समिति ने की थी। थोड़ा सा फर्क था, अशोक मेहता समिति ने 3 टियर नहीं बताया था। अशोक मेहता समिति ने ये डिफरेंस था कि वो खाली 2 टियर कहते थे, अब 2 टियर बनाइए। इन्होंने कहा 3 टियर बनाइए। हाँ ये जरूर है कि जहां पर जनसंख्या कम है तो वहां पर 2 टियर बनाते हैं आप, उससे काम चलेगा, बाकी आप 3 टियर ही बनाइए। और इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी, मेन बातें अभी हम लिख लेंगे उनके बारे में। तो इन्होंने रिकमेंडेशंस दी। इन्होंने जब रिकमेंडेशन दी तो उसके बाद राजीव गांधी जी ने फिर कोशिश की कि चलो भाई अब इन्होंने भी ये कहा संविधान में डालिए, पहली बात तो यही कीजिए। तो संविधान में डालने की कोशिश फिर की गई, और संविधान में डालने की जब कोशिश की गई तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन्होंने पेश किया, विच वाज 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इन्होंने पेश किया इन द ईयर 1989। 1989 के अंदर 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश किया गया राजीव गांधी सरकार के द्वारा। लोकसभा ने तो पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने इसे पास नहीं किया और ये बिल कैंसिल हो गया। तो इनका जो पहला प्रयास था वो सफल नहीं हो पाया। उसके बाद फिर कुछ समय बाद वीपी सिंह की सरकार बनती है, वीपी सिंह साहब की सरकार बनती है।
तो वीपी सिंह साहब की सरकार बनी तो इन्होंने भी इसको सीरियसली लिया। और वीपी सिंह साहब ने क्या किया, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई सारी पार्टियों की, सारे राज्य के मुख्यमंत्री आए, उन्होंने कहा भाई हमको पंचायती राज बनाना है तो उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। और उसके बाद इन्होंने भी एक बिल पेश किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश किया, लेकिन वो बिल सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो पाया था क्योंकि इनकी सरकार गिर गई। तब तक इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश किया, लोकसभा में बस पहुंच ही पाया था वो, और इससे पहले इनकी सरकार गिर गई। आप ये जानते हैं कि अगर बिल लोकसभा में ही पहुंच पाया है, वहां से पास नहीं हुआ है और सरकार गिर जाए तो बिल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो बिल कैंसिल हो गया। तो मतलब राजीव गांधी साहब ने भी कोशिश की, वो सफल नहीं हुए क्योंकि लोकसभा ने पास कर दिया लेकिन राज्यसभा ने बिल पास नहीं किया। वीपी सिंह सरकार में भी कोशिश की गई और बिल जैसी पहुंचा उससे पहले ही सरकार गिर गई। फाइनली इन द ईयर 1992 के अंदर जब पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार बनी तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करवाया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन्होंने पास करवाया 1992 के अंदर, और उसके द्वारा भारत के अंदर पंचायती राज की स्थापना कॉन्स्टिट्यूशनली होती है। पंचायती राज की स्थापना कॉन्स्टिट्यूशनली हुई और उसके लिए भारत के संविधान में पार्ट 9 जोड़ा गया। और पार्ट 9 के अंदर देखिए, पार्ट 9 में आर्टिकल 243, पार्ट 9 में एक ही आर्टिकल है, आपको ऐसा लगेगा एक नहीं है, बहुत सारे आर्टिकल हैं। पार्ट 9 में है आर्टिकल 243, उसके कुछ क्लॉजेज हैं, आर्टिकल 243 ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके क्लॉजेज हैं। उसके अलावा आर्टिकल 243A, नाउ दिस आर्टिकल 243A इज नॉट द क्लॉज ऑफ आर्टिकल 243, याद रखिए। जैसे आर्टिकल 21A was a separate आर्टिकल, वैसे ही आर्टिकल 243A इज ऑल्सो अ सेपरेट आर्टिकल। एंड इसी प्रकार से आर्टिकल 243B ये भी अलग आर्टिकल है। आर्टिकल 243C D E F इस प्रकार से आर्टिकल 243O तक पंचायतों के बारे में। तो राइट फ्रॉम द आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243O तक पंचायतों के बारे में सारे प्रोविजन किए गए हैं। अच्छा, इसी के साथ में 73rd के साथ में ही 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी हो गया था 1992 में ही। और इसके अंदर फिर म्युनिसिपैलिटीज की स्थापना कर दी थी कि भैया जैसे गांवों के अंदर पंचायतें बनेंगी वैसे शहरों के अंदर म्युनिसिपैलिटीज को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया था। नगर निगम नगर पालिका जो होते हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, और वो भी आर्टिकल 243 में ही है। और वो आर्टिकल 243 पी से स्टार्ट होता है, फिर ओ के बाद पी आएगा। पी से लेकर के ZT तक है वो, मतलब वो ऐसे है आर्टिकल 243 पी, आर्टिकल 243 क्यू, फिर उसके बाद Z आ जाएगा, फिर Z के बाद ZA ZB, इस तरह से ZT तक है। तो ऐसे देखें तो आर्टिकल 243 कई सारे पेज तक, कई सारे पन्नों तक आपको डिगलॉट के अंदर नजर आएगा। तो आर्टिकल 243 अलग है और आर्टिकल 243A अलग, B अलग, C अलग, ये अलग अलग आर्टिकल है। एक तो दिमाग में आपको ये रखना है, क्योंकि आर्टिकल 243 के अंदर भी कुछ सब क्लॉजेज हैं, 5-6 सब क्लॉजेज उसके अंदर भी पड़े हुए हैं, क्लॉजेज नॉट सब क्लॉजेज, ठीक है जी। तो इस प्रकार से भारत की पंचायती राज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है। क्या कहता है वो आज के डेट में भारत का पंचायती राज क्या कहता है, समझिए। हमारे संविधान में आर्टिकल 243 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन ने पंचायती राज की स्थापना की है। आर्टिकल 243 इसके कई क्लॉजेज हैं, इसके कितने क्लॉजेज हैं मैं आपको बताता हूं। जी तक क्लॉजेज हैं इसके, क्लॉज A, क्लॉज B, C, D, E, G तक क्लॉज है। इसके अलावा आर्टिकल 243A ये अलग आर्टिकल है, 243B ये अलग आर्टिकल है, 243C ये अलग आर्टिकल है। इस प्रकार से कहां तक है ये आर्टिकल 243O तक पंचायतों के बारे में प्रोविजन है हमारे भारत के अंदर। कैसे बनेगी पंचायतें, तो पंचायतों के बारे में ये प्रावधान है बेटा, आर्टिकल 2, आप एक काम कीजिएगा, आप एक डिगलॉट अपने सामने रखिएगा और उसमें आप देखिएगा कि आर्टिकल 243B में क्या लिखा है। इसमें देखिए लिखा है त्रिस्तरीय पंचायत, इसमें लिखा है 3 टियर पंचायत या 3 स्तरीय पंचायत।
तो इसमें देखिए लिखा हुआ है देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट पंचायत एट द विलेज लेवल, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। मतलब प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो पंचायतों के जो 3 स्तर हैं वो किस आर्टिकल में दिए गए हैं? तो दैट इज आर्टिकल 243B। कौन कौन से 3 स्तर दिए हैं? एक तो बताया है भाई कि गांव के लेवल पे होगा, कहां लिखूं, चलो ये लिख देता हूं। एक तो विलेज के लेवल पे होगा, एक इंटरमीडिएट लिखा है, खाली ये लिखा लेवल कौन सा होगा, ये कहीं नहीं लिखा। एक इंटरमीडिएट लेवल होगा और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा। ये 3 लेवल उन्होंने बताया हुआ है। विलेज लेवल पर उन्होंने बताया हुआ है कि विलेज लेवल पर बनेगी ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनेगी जिला परिषद, और इंटरमीडिएट लेवल पे बनेगी पंचायत समिति। पंचायत समिति, ये 3 बनानी है हमको। इंटरमीडिएट लेवल क्या होगा? देखिए जो इंटरमीडिएट लेवल है वो, अगर आप आर्टिकल 243 का क्लॉज C पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, पढ़िए जरा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं आपके सही सामने कि मध्यवर्ती जो लेवल है वो है क्या। तो आर्टिकल 243 का क्लॉज C है, इंटरमीडिएट लेवल मीन्स अ लेवल बिटवीन द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल specified by the governor of the state by public notification to be the intermediate level for the purpose of this part। हिंदी में पढ़ देता हूं। मध्यवर्ती स्तर से ग्राम और जिला स्तरों के बीच एक ऐसा स्तर अभिप्रेत है जिसे किसी राज्य का राज्यपाल इस भाग के प्रयोजन के लिए लोक अधिसूचना द्वारा मध्यवर्ती स्तर के रूप में विनिर्दिष्ट करे। मतलब वो ये कह रहा है फिक्स नहीं है कि कौन सा होगा ये लेवल, राज्यपाल डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा लेवल है। राज्यपाल मतलब स्टेट में, हर स्टेट में ये लेवल अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि भारत में सबसे छोटी यूनिट है विलेज, विलेज से मिलकर बनते हैं ब्लॉक, ब्लॉक से मिलकर बनते हैं तहसील, तहसील से मिलकर बनते हैं डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बनते हैं मंडल, और मंडल से मिलकर बनता है स्टेट। यही तो होता है ज्यादातर। हालांकि स्टेट के अंदर जो मध्य, देखो ये तो हो गया ग्राम पंचायत वाला लेवल और ये हो गया जिला परिषद वाला लेवल, ये तो फिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, यही करना पड़ेगा आपको। ये वाला जो लेवल है ब्लॉक लेवल, इस पर ज्यादातर जगह इंटरमीडिएट है, लेकिन जरूरी नहीं है, यहां पर भी हो सकता है, या कोई और पता लगा इसके बीच में कोई और लेवल आ गया, वो भी हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है, ये भी किया जा सकता है। तो ऐसा करके 3 स्टेजेस होंगी इसकी, ठीक है, दिमाग में रखिएगा इस बात को। इसके अलावा एक चीज और है, ये जो आप आर्टिकल 243B देख रहे हैं, इसमें जरा पढ़िए क्या लिखा है। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, ग्राम सभा। ग्राम सभा आप पढ़िए, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। मैं कोशिश करूंगा इन चीजों को बोर्ड पे भी दिखा दूं आपके सामने, लेकिन आप डिगडॉट लेकर पढ़िए भाई, है ना। अब ऐसा नहीं कि अब डिगडॉट खरीदा ही नहीं अभी तक आपने, डिगडॉट तो खरीदना पड़ेगा। तो बी में क्या लिखा है, ग्राम सभा कोट अनकोट means a body consisting of person registered in the electoral rolls relating to a village comprised with the area of panchayat at the village level। हिंदी में पढ़ते हैं, ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना एक निकाय अभिप्रेत है। देखो जो ग्राम सभा है उसे यूनिट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कहा जाता है, पंचायती राज सिस्टम की इकाई कहा जाता है। यहां पे ये बताया गया है आर्टिकल 243 क्लॉज B के अंदर कि ग्राम सभा है क्या। वो ये कहता है कि गांव के अंदर जितने भी ऐसे लोग हैं जो पंचायतों के चुनाव में वोट डालेंगे, जो निर्वाचन के मंडल में शामिल हैं, जो वोटर लिस्ट में जितने लोगों के नाम हैं, वो सब ग्राम सभा हैं। तो ग्राम सभा इज नथिंग बट द पीपल हु वोट्स फॉर द ग्राम पंचायत। इस ग्राम सभा के अंदर से ही कुछ लोग इनका रिप्रेजेंटेशन करके ग्राम पंचायत बनाते हैं। ये यूनिट है पंचायती राज सिस्टम की। ग्राम सभा मीन्स एक गांव के वो सब लोग जो ग्राम पंचायत में वोट डालते हैं, ठीक है।
इसके बारे में एक और आर्टिकल के अंदर आप देखेंगे ग्राम सभा के बारे में, आप देखिए आर्टिकल 243 ए में यहां भी लिखा हुआ है, बट यहां डेफिनेशन नहीं है। देखो एग्जामिनर इसी बात पे खेलेगा। डेफिनेशन आर्टिकल 243 बी क्लॉज बी में लिखा है, और आर्टिकल 243 ए जो अलग आर्टिकल है उसके अंदर ग्राम सभा के बारे में क्या लिखा है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो राज्य विधानमंडल तय करेगा। ग्राम सभा में एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एट द विलेज लेवल एज द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में बी प्रोवाइड। तो आप समझिए वो क्या बोल रहा है, यहां पर ये बोल रहा है कि ग्राम सभा की पावर क्या होंगी, ग्राम सभा क्या क्या काम उसको कर सकता है, पावर क्या होंगी। तो यहां पर ये बोल रहा है कि भाई वो पावर स्टेट लेजिस्लेचर देगा, राज्य की विधायिका देगी। देखिए पंचायत जो है राज्य सूची का विषय है आज की डेट में। 3 लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो उसमें स्टेट लिस्ट में आता है पंचायत। तो पंचायत में कौन सी पावर देनी है कौन सी नहीं देनी है पंचायतों को, ये स्टेट डिसाइड करेगा। तो आर्टिकल 243 में यह है कि ग्राम सभा की शक्ति क्या होगी ये स्टेट डिसाइड करेगा। ग्राम सभा है क्या, ये आर्टिकल 243 बी में। ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, इनको आपको याद रखना है कि किस आर्टिकल में क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो लिखिए जरा इन कुछ बातों को लिखिए। आर्टिकल मैं आर्टिकल वाइज लिखा दे रहा हूं ये वाली कुछ बातें लिखिए। आर्टिकल 243 बी, आर्टिकल 243 बी ग्राम सभा की परिभाषा बताता है। आर्टिकल 243 क्लॉज बी ग्राम सभा की परिभाषा बताता है, एक्सप्लेन्स द डेफिनेशन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा किसी गांव के सभी मतदाताओं का समूह है। ग्राम सभा इज अ ग्रुप ऑफ ऑल वोटर्स इन अ विलेज, सभी मतदाताओं का समूह है। अगले लाइन से लिखिएगा, ग्राम सभा को पंचायती राज व्यवस्था की इकाई भी माना जाता है। अंडरलाइन कर लेना उसके बाद इस बात को। ग्राम सभा इज ऑल्सो नोन एज द यूनिट ऑफ पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम की इकाई भी माना जाता है, यूनिट ऑफ पंचायती राज सिस्टम, और उसको अंडरलाइन कर लें आप या कोट अनकोट कर लें। अगली लाइन से लिखिए, आर्टिकल 243 ए, आर्टिकल 243 ए ये बताता है कि ग्राम सभा उन कार्यों को करेगी जिनको करने की शक्ति राज्य विधायिका उसको देती है। ग्राम सभा shall exercise the work which is decided by the state legislature, which is decided by the state legislature। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ स्टेट लिस्ट। ये भी बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, आर्टिकल 243 बी। देखो ये कुछ आर्टिकल शुरू के बता रहा हूं, उसके बाद मैं आर्टिकल वाइज बात नहीं करूंगा, बट ये सब पूछे जाते हैं इसलिए आपको समझना जरूरी है। देखिए आर्टिकल 243 बी में, आर्टिकल 243 बी में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। देयर इज अ सिस्टम ऑफ 3 tier पंचायत इन आर्टिकल 243 बी at village level, at intermediate level and at district level। 243 में नाम नहीं लिखे हैं ये वाले, ग्राम पंचायत ये लिखा नहीं, जिला परिषद लिखिए at village level, intermediate level and district level। आप ऐसे नोट कर लीजिए, ये लिख लीजिए ग्राम पंचायत वगैरह भी, और उसी में अगला लिख लीजिए आर्टिकल 243 सी। अब ये सी और ये सी अलग अलग है, ये अपने हिसाब से लिखना आप, है ना। आर्टिकल 243 सी के अनुसार, एज पर आर्टिकल 243 सी, क्योंकि ये जो सी है वो इस वाले आर्टिकल 243 का क्लॉज है, और दिस 243 सी इज द सेपरेट आर्टिकल। आर्टिकल 243 क्लॉज सी के अनुसार मध्यवर्ती लेवल या इंटरमीडिएट लेवल वह होगा जो उस राज्य का राज्यपाल तय करेगा, और जो उस राज्य का राज्यपाल तय करेगा। इंटरमीडिएट लेवल शैल बी द लेवल विच शैल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। और दोबारा से यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं और अब कुछ और
आसान बातें करते हैं कि पंचायत होती क्या है, प्रैक्टिकल बातें करते हैं। तो भाई ऐसा है, पंचायत बनेगी, 3 टियर होंगे, विलेज लेवल पे, देन इंटरमीडिएट लेवल पे, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है साहब, इसका डायरेक्ट चुनाव होगा। डायरेक्ट मतलब ग्राम सभा के लोग जो है वो उसको चुनेंगे। इनका इनडायरेक्ट चुनाव है और इनका भी इनडायरेक्ट चुनाव है। ये दोनों लेवल के जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट है, इसका चुनाव डायरेक्ट होगा। पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये मानना पड़ेगा। दूसरी बात ये, पंचायत जब बन जाएंगी तो करेंगी क्या, उनके पावर्स क्या है। तो आर्टिकल 243G विच इज अ सेपरेट आर्टिकल, आर्टिकल 243G के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जो राज्य विधानमंडल है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, वो पंचायतों को पावर्स देगा। कौन सी पावर देगा, तो उसके लिए एक 11th शेड्यूल है। ग्यारहवीं अनुसूची डाली गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, आफ्टर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 11th शेड्यूल वाज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस। तो जो 11वीं अनुसूची है उसके अंदर 29 सब्जेक्ट लिखे हैं बेटा, 29 1 2 3 4 5 6 29 सब्जेक्ट्स ऐसे लिखे हैं जो स्टेट पंचायतों को दे सकती है, या उसमें से कुछ सब्जेक्ट दे सकती है। तो स्टेट को कौन कौन से सब्जेक्ट उन पंचायतों को देने हैं वो इस 11th शेड्यूल में लिखे हैं। इसमें से कुछ भी सब्जेक्ट वो दे सकती है। तो ये दोनों बातें कहां लिखी हैं, आर्टिकल 243 में लिखी हैं, आर्टिकल 243G में लिखी हैं। दोनों कौन सी बातें, पहली बात तो ये लिखी है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो पावर इसको पंचायतों को देगी वो ही पंचायतों के पास रहेगी। और कौन सी पावर देगी, तो पावर विच हैज बीन मेंशन्ड इन द 11th शेड्यूल एंड देयर आर 29 सब्जेक्ट इन दैट शेड्यूल एंड द state legislature can give any power out of those 25 subjects mentioned in that 11th schedule. 11th schedule पहले नहीं था, 11th schedule को पंचायती राज के लिए ही अलग से डाला गया है। ठीक है, लिख लीजिए, चाहे तो इस बात को अलग से भी लिख लीजिए आप, वैसे लिख लिया होगा, लिख लीजिए फिर भी लिखिए। पंचायतों के अधिकार, ऐसे लिख लीजिए, पंचायतों के अधिकार 11वीं अनुसूची में लिखे हैं, आर मेंशन्ड इन द राइट्स ऑफ द पंचायत आर मेंशन्ड इन द 11th शेड्यूल, जिसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया, विच वॉज इंक्लूडेड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, डाला गया। और राज्य विधायिका, सॉरी इससे पहले एक लाइन और लिखिए, जिसमें 29 विषय हैं एंड देयर आर 29 सब्जेक्ट्स इन दैट लिस्ट, इन दैट शेड्यूल, जिसमें 29 विषय हैं। अगली लाइन से लिखिए, राज्य विधायिका इन विषयों में से ही शक्तियां पंचायतों को दे सकती हैं। स्टेट गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड द पावर्स टू द पंचायत आउट ऑफ दिस लिस्ट ओनली, आउट ऑफ दिस लिस्ट ओनली। मतलब इसमें वही सारे काम हैं जो एक्चुअली किसी जमाने में स्टेट के ही पास ही हुआ करते थे। अब स्टेट उसमें से जो चाहे वो अपने पास रखे, जो चाहे इनको दे दे, तो वो स्टेट के ऊपर है। तो स्टेट डिसाइड करेगी। हर स्टेट में पंचायतों के प्रोविजंस अलग अलग हैं। दिमाग में बैठा लो इस बात को, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला ये भी लिख लीजिए कि चलो इससे पहले एक चीज आप ये लिखिए, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन है, 1/3 रिजर्वेशन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण है। देयर इज अ रिजर्वेशन ऑफ 33% फॉर द वुमेन्स इन पंचायती राज सिस्टम। एससी और एसटी का आरक्षण राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। द रिजर्वेशन ऑफ एससी एंड एसटी शैल बी डिसाइडेड एज पर द रेशो ऑफ देयर पॉपुलेशन इन द स्टेट। ओबीसी का आरक्षण राज्य की विधानसभा तय करेगी। एंड द रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी shall be decided by state legislature. ओबीसी का आरक्षण राज्य की विधानसभा तय करेगी। ओबीसी का होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात देखिए, ये इंटरमीडिएट जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ऐसे स्टेट जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, ये वहां एप्लीकेबल नहीं होगा। ये 1971 की जनसंख्या के अनुसार है। तो लिख लीजिए, ऐसे राज्य जहां की जनसंख्या
20 लाख से कम है, सिर्फ 2 ही स्तर होंगे, विलेज और डिस्ट्रिक्ट। द स्टेट्स वेयर द पॉपुलेशन इज लेस देन 20 lakhs, इंटरमीडिएट लेवल शैल नॉट एग्जिस्ट देयर, वहां मध्यवर्ती स्तर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन तीनों ही स्तरों पर सदस्य और अध्यक्ष होंगे। इन ऑल 3 लेवल देयर विल बी मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। तीनों स्तरों पर सदस्य और अध्यक्ष होंगे, और तीनों ही स्तरों पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। एंड द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स शैल बी डायरेक्ट ऑन ऑल दीस लेवल। तीनों स्तरों पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव भी प्रत्यक्ष होगा, या ग्राम प्रधान जिसको बोलते हैं, ग्राम प्रधान का चुनाव भी प्रत्यक्ष होगा। मतलब जो इस लेवल का जो चेयरपर्सन है उसका चुनाव भी प्रत्यक्ष होगा। इनके चुनाव अप्रत्यक्ष होंगे, जब चेयरपर्सन की बात आएगी तो इनडायरेक्ट होंगे। द इलेक्शन फॉर द ग्राम प्रधान शैल ऑल्सो बी डायरेक्ट, बट द इलेक्शन फॉर द चेयरपर्सन ऑफ अदर 2 लेवल शैल बी इनडायरेक्ट। लेकिन अन्य 2 स्तरों के लिए अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। कार्यकाल कितना है पंचायतों का? लिखिए साहब, इस पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष है। द टेन्योर ऑफ पंचायत इज 5 years। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष है। द टेन्योर ऑफ पंचायत आर 5 years। पंचायतों का कार्यकाल ये ऐसे लिखिए, पंचायतें भंग होने के 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। तो पहले जो ये होता था कि चुनाव टालते रहो, ये नहीं हो पाएगा अब। लेकिन पंचायतों के भंग होने के 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शंस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द 6 month ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पंचायत। चुनाव कराना आवश्यक है। ये चुनाव राज्य का चुनाव आयोग कराता है। देखिए, ये केंद्र का चुनाव आयोग नहीं कराता है, इसको राज्य में अलग चुनाव आयोग होते हैं जो ये चुनाव कराते हैं। ये चुनाव राज्य का चुनाव आयोग कराता है। दिस इलेक्शन इज हेल्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट। एक चीज और छोटा सा, यहां एक अंतर है बाकी चुनावों से, बाकी चीजों से, थोड़ा सा समझ लीजिए उसको। देखिए, पंचायत का कार्यकाल मान लीजिए 2020 में शुरू हुआ, 2025 तक चलेगा, 5 साल। लेकिन पंचायतें बीच में भी डिसॉल्व हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो मान लीजिए पंचायत डिसॉल्व हो गई 2023 में, भंग हो गई, अब क्या होगा? नया चुनाव होगा। 2023 में फिर से चुनाव होगा। तो 2023 में जो फिर से चुनाव होगा, उसका कार्यकाल, उसका टेन्योर कितना रहेगा? उसका टेन्योर 5 साल नहीं रहेगा, उसका टेन्योर सिर्फ यहां तक रहेगा, 2025 तक। लोकसभा, विधानसभा या बाकी जितने भी चुनाव हैं, उन सबसे पंचायत का जो चुनाव है या म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव है, इस मामले में अलग है कि अगर इन बिटवीन डिसोल्यूशन हो जाता है तो अगला जो पंचायत बनेगी वो सिर्फ बचे हुए टेन्योर के लिए बनेगी, ना कि अगले 5 साल के लिए। इस बात को चाहे तो लिख लीजिए। यदि पंचायत अपने कार्यकाल से पहले ही भंग हो जाए, इफ द पंचायत डिसॉल्व्स बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टेन्योर, अपने पंचायत अपने कार्यकाल से पहले ही भंग हो जाए, तो अगली पंचायत का गठन बचे हुए समय के लिए होता है। देन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नेक्स्ट पंचायत शैल बी डन फॉर द रिमेनिंग पीरियड ओनली। बचे हुए समय के लिए ही होता है। हाँ जी, तो नए हेयर कट में स्वागत है आप लोगों का। हमारा टॉपिक चल रहा था, बीच में वो वीडियो रुक गया था, तो आज दूसरे दिन वीडियो बना रहा हूँ फिर मैं। तो पंचायती राज के बारे में हमने बात कर ली थी, उसके बेसिक्स समझ लिए थे हम लोगों ने, और आर्टिकल 243 के अंदर क्या क्या पंचायतों के बारे में बातें हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली अब हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था और उसके अंदर प्रोविजंस क्या क्या है, उसमें क्या क्या बातें की गई। तो हमने बताया कि भाई किस तरह से पंचायतों का 3 tier सिस्टम है और कैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन होना है। अब पंचायतें जो हैं उनको पावर्स क्या मिलेंगी, अब बात यहाँ आती है कि पावर्स क्या मिलेंगी। वो पैसा वैसा कहाँ से कमाएंगे? भाई पंचायत ऐसे थोड़ी है कि ऊपर से पैसा टपकेगा उनके लिए, पैसा भी तो कमाएंगी वो। अब ये आज भी एक बड़ा समस्या का विषय बना हुआ है
कि पंचायतें जो हैं वो पैसा ना के बराबर ही कमा पाती हैं बेचारी। उनको जो पावर पंचायतें को जो दी गई है पैसे के लिए वो बहुत कम है, कहीं कहीं तो बिल्कुल है ही नहीं। अब हम ये भी बात करेंगे कि कौन सी पावर उनको दे सकते हैं, कौन से नहीं दे सकते हैं। देखिए, हमारे संविधान के शेड्यूल 11 जो है, 11th शेड्यूल जो है, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से डाला गया था, उस 11th शेड्यूल में कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। और ये 29 सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैं आपको लिखा ही देता हूँ कि ये 29 सब्जेक्ट्स कौन से हैं। ये वो सब्जेक्ट हैं जो स्टेट गवर्नमेंट पंचायतों को सौंप सकती है। इनमें से कुछ काम या सारे काम जो भी राज्य की विधायिका चाहे वो पंचायतों को सौंप सकती है। तो इस बात को लिख लीजिए कि 11वीं अनुसूची में ऐसे 29 विषय दिए गए हैं। देयर आर 29 सब्जेक्ट्स इन 11th शेड्यूल। ऐसे 29 विषय दिए गए हैं जिन पर राज्य की विधायिका द्वारा पंचायतों को अधिकार दिए जा सकते हैं। ऑन विच पंचायत कैन बी गिवन द राइट्स बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये डिसाइड स्टेट लेजिस्लेचर ही करेगा। स्टेट लेजिस्लेचर वो इस प्रकार है, एंड दे आर एज फॉलोज। 29 है, लिख लीजिए फटाफट चाहे तो आप लोग। वैसे तो खैर बुक्स में मिल जाएंगी आपको, बट फिर भी बुक आप पढ़ने में थोड़ा सा चोरी करते हैं, तो लिख लीजिए, ये जरूरी है। नंबर 1 पहला लिखिए। तो लिस्ट में इसी टाइप से लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6 29 तक। फटाफट बोल रहा हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लिखते चलिए। एग्रीकल्चर कॉमा इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस, कृषि तथा कृषि विस्तारित वस्तुएं। नंबर 2 लैंड इंप्रूवमेंट, भूमि विकास। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार को लागू करना। लैंड कंसोलिडेशन, भूमि संगठन। एंड सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण। मतलब खेती से जुड़ी हुई किसानों की जो जमीन की समस्याएं हैं उनको सॉल्व करना, मोटे तौर पे बात करें तो। पॉइंट नंबर 3 माइनर इरिगेशन, लघु सिंचाई, छोटी सिंचाई परियोजना जो होती है, लघु सिंचाई, माइनर इरिगेशन। वाटर मैनेजमेंट एंड वाटरशेड डेवलपमेंट, जल का प्रबंधन और नदियों, वाटरशेड किसे कहते हैं, नदियों के बीच में जो भूमि होती है, और नदियों के मध्य की भूमि का विकास, वाटर मैनेजमेंट एंड वाटरशेड डेवलपमेंट। चौथा 4th एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। डेयरिंग एंड पोल्ट्री, डेयरिंग मतलब डेयरी उद्योग, दूध से जुड़ा हुआ उद्योग जो होता है। एंड पोल्ट्री, पोल्ट्री मीन्स जो मुर्गी उद्योग, मुर्गी पालन जो होता है। 5वां 5th पॉइंट है फिशरीज, मत्स्य उद्योग। 6th पॉइंट लिखिए सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी और वनों में खेती करना। 7th माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लघु वन उत्पाद। 8वां 8th स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग। नेक्स्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉमा इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल होगा। फूड प्रोसेसिंग उद्योग मतलब आम से अचार बनाना, तो आम का जो प्रोसेसिंग हो रहा है उसके लिए, तो दैट इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, मुरब्बा बनाना, सेब का मुरब्बा बनाना, तो मुरब्बा बनाने के लिए जो सेब की प्रोसेसिंग होगी वो दैट इज फूड प्रोसेसिंग। इस पर सरकार का बहुत ध्यान है आजकल, बहुत कई सारी परियोजनाएं भी इस पर चल रही हैं। 9th लिखिए खादी कॉमा विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, खादी कॉमा ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग। ऐसे उद्योग जो गांव में खोले होते हैं और एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं, पर्टिकुलर अमाउंट से कम इन्वेस्टमेंट होता है, उसको ग्रामीण उद्योग कहते हैं। और ऐसे उद्योग जो सिर्फ एक घर पे चल रहे हैं, उसमें कोई बाहर का आदमी एम्प्लॉय किया ही नहीं है, उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। डलिया बनाना, झाड़ू बनाना, अगरबत्ती बनाना, इस तरह के जो उद्योग होते हैं। 10th लिखिए रूरल हाउसिंग, ग्रामीण आवास। 11th ड्रिंकिंग वाटर, पेय जल। 12वां 12th फ्यूल एंड फोडर, ईंधन तथा पशु चारा। 13th 13वां रोड्स, ब्रिज, फेरीज, वाटरवेज एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन जैसे रोड, ब्रिज, वाटरवेज एटसेट्रा। ठीक है। 14th 14वां
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण, कॉमा, इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें बिजली का वितरण भी शामिल है। तो इलेक्ट्रिसिटी और उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। 15th, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। 16th, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में। 17th, एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स, एजुकेशन इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल। 18th, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, यांत्रिक प्रशिक्षण, टेक्निकल ट्रेनिंग, एंड वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब व्यावसायिक शिक्षा। 19th, एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, वयस्क तथा गैर पारंपरिक शिक्षा। 20th, 20, लाइब्रेरीज, पुस्तकालय। 21 कल्चरल एक्टिविटीज, सांस्कृतिक कार्यक्रम। मार्केट्स एंड फेयर्स, बाजार तथा मेले। हेल्थ एंड सैनिटेशन इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड डिस्पेंसरीज, स्वास्थ्य तथा सफाई, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक चिकित्सालय और डिस्पेंसरी शामिल होंगे। 24th, फैमिली वेलफेयर, परिवार की समृद्धि। 25th, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिलाओं और बच्चों का विकास। 26th, सोशल वेलफेयर, सामाजिक विकास, इंक्लूडिंग वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप्ड एंड मेंटली रिटार्डेड, जिसमें विकलांग और पागल व्यक्तियों का विकास भी शामिल है। 27th, वेलफेयर ऑफ द वीक सेक्शंस एंड इन पर्टिकुलर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब, कमजोर वर्गों का विकास, मुख्य रूप से एसटी एंड एससी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, मुख्य रूप से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति। 28 पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, जो आटा दाल चावल जो राशन की दुकानों पर बेचा जाता है, दैट इज पीडीएस। 29 मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स, जो सामाजिक एसेट्स हैं, सामाजिक संपत्ति का देखभाल करना। ठीक है, तो ये 29 सब्जेक्ट हैं। इन सब्जेक्ट में से बेटा कोई भी सब्जेक्ट दिया जा सकता है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा उस पंचायत पे कि कौन से सब्जेक्ट देना चाह रही है। हालांकि देखिए, आप ये भी समझिए कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि जो पंचायत है वो राज्य सूची का विषय है, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो यानी स्टेट उसके बारे में प्रावधान करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेट जो चाहेगी वो होगा। ऐसा भी नहीं है कि स्टेट जो चाहेगी वही डिसाइड करेगी उसके लिए। स्टेट उनके पावर्स को डिसाइड कर सकती है कि कौन सा टैक्स देना है, कौन सा टैक्स वो ले सकते हैं, कौन सा नहीं ले सकते हैं। चलो ये काम उनको दे दो, ये काम उनको मत दो, इन चीज़ों को तो डिसाइड कर सकता है, लेकिन बहुत सी चीज़ों को माननी पड़ेगी। तो आप एक काम कीजिए, वो पॉइंट भी लिख लीजिए कि जो स्टेट लेजिस्लेचर को मानने ही हैं एज पर दी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, भैया ये तो करने ही पड़ेंगे आपको। इसके अलावा बाकी काम जो है वो दैट यू कैन डिसाइड। तो ये भी लिख लीजिए कि 73वें संविधान संशोधन के ऐसे प्रावधान जो राज्य विधायिका को मानने ही होंगे। 73वें संविधान संशोधन के ऐसे प्रावधान जो राज्य विधायिका को मानने ही होंगे। द प्रोविजंस ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विच इज कंपल्सरी फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर टू फॉलो अबाउट दी पंचायत। लिख लीजिए लाइन बना के इनको, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, बाकी चीजों में कंप्रोमाइज है। तो लिख लीजिए नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इन विलेज, गांव में ग्राम सभा की स्थापना। ग्राम सभा हमने डिस्कशन किया है, तो ग्राम सभा बनानी पड़ेगी। आप उसमें ये नहीं कर सकते नहीं भाई हमारे राज्य में ग्राम सभा नहीं बनेगी, नहीं, आपको बनानी पड़ेगी, यू हैव टू, ये करने पड़ेंगे आपको पॉइंट। नेक्स्ट लिखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल, पंचायतों का एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंचायत एट विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। पंचायतों की स्थापना ग्रामीण स्तर पर, मध्य स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल और जिला स्तर पर। ये 3 स्तर मैंने आपको बताए थे, इन तीनों स्तरों पर पंचायतों की स्थापना करनी पड़ेगी आपको। हाँ, अब संविधान में जो ग्रामीण स्तर है और जो जिला स्तर है उसके नाम दे रखे हैं,
इंटरमीडिएट लेवल कहाँ होगा ये नहीं बताया है, तो राज्य उसका नाम भी अलग अलग कर सकता है और उसका ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग लेवल पे कर सकता है, लेकिन 3 लेयर तो बनानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन टू बी पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। भाई जो 3 लेवल बताए थे मैंने, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, मध्यवर्ती स्तर, ग्रामीण स्तर और जिला स्तर। तो ये कह रहा है कि यहां और यहां जो चेयरपर्सन होंगे वो उनका चुनाव इनडायरेक्ट होगा और इसमें भी आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, मैंने बोला इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑन टू द पोस्ट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। मध्यवर्ती और जिला स्तर की के चेयरपर्सन अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 21 ईयर टू बी मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू पंचायत। पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। 21 वर्ष है पंचायत के लिए चुनाव। ठीक है, और ये मानना पड़ेगा, इसके लिए ये मिनिमम इससे कम नहीं रख सकते आप। 25 रखना चाहते हैं रख दीजिए, दैट इज अलाउड, बट मिनिमम जो है 21 तो रखना पड़ेगा। अब नहीं 16 साल का बच्चा लड़ लेगा, 18 साल लड़ लेगा, नो, नॉट अलाउड। नेक्स्ट लिखिए, रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर SC and ST इन पंचायत फॉर ऑल 3 लेवल्स। देखिए रिजर्वेशन का जो मामला है वो मैंने आपको बताया था, जो SC और ST है उनका रिजर्वेशन किस हिसाब से होगा, जो स्टेट में उनकी जनसंख्या का अनुपात है, ये बताया था मैंने। अब जो रिजर्वेशन हमारे लोकसभा में है या विधानसभा में है, भाई विधानसभा लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें तो रिजर्वेशन है SC ST के लिए। इनके लिए आर्टिकल है 334, उसमें दे रखा है कि इनके लिए रिजर्वेशन होंगे, और उसमें फिलहाल ये लिखा है कि 70 वर्ष तक रिजर्वेशन रहेगा। 70 वर्ष तक, 70 वर्ष तक रिजर्वेशन रहेगा, उसके बाद रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। हालांकि शुरुआत में तो कुछ 10 साल के लिए था, उसके बाद बार-बार इसको बढ़ाया जाता रहा है, हम ये जानते हैं। तो और ये भी लिखा है कि भाई ये जो 70 वर्ष तक रहेगा, दैट मीन्स ये 2020 में खत्म होना है। अब 2020 तो आ गई, तो अब इसको आगे बढ़ाने के लिए कानून में संशोधन करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ाना है इसको तो, और मेरे ख्याल से आगे बढ़ेगा ये। यही प्रोविजन आर्टिकल 334 का यहां पर भी पंचायतों में भी लागू होता है कि जो रिजर्वेशन है वो 334 आर्टिकल 334 के हिसाब से ही है, यानी कि पंचायतों में भी रिजर्वेशन जो है 2020 में खत्म हो जाएगा अगर इसमें संविधान संशोधन नहीं किया गया तो, जो हो जाएगा। आई एम श्योर, 100% श्योर कि वो 2020 के खत्म होने से पहले संशोधन हो लेगा। ठीक है, ठीक है, तो इस बात को लिख लीजिए बल्कि आप कि SC ST का रिजर्वेशन, आरक्षण राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। द रिजर्वेशन ऑफ SC and ST shall be done on the basis of their population in the state। ये आर्टिकल 314 के सिद्धांत पर 334 के सिद्धांत पर ही कार्य करेगा। इट शैल वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द आर्टिकल 334 में पंचायतों के लिए रिजर्वेशन होगा ऐसा लिखा नहीं है, उसमें विधानसभा और लोकसभा के बारे में लिखा है, बट वही सिद्धांत पे काम करेगा। ब्रैकेट में लिख लीजिए, जो वर्तमान में 70 वर्षों के लिए है, विच इज एट प्रेजेंट फॉर 70 ईयर्स, और उसमें एक सब ब्रैकेट बना के लिख लीजिएगा टिल 2020 तक के लिए। बट जब चेंज हो जाएगा तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी चेंज कर लीजिएगा, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में चेंज हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है, वो भी नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है जी, ओके। अब क्योंकि 2020 में खत्म हो रहा है तो इस साल इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये आर्टिकल 334 इस बार के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। अब याद रखिएगा इसके अंदर है क्या, लिखा क्या है, चाहे तो डिगलॉट से एक बार पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है इसमें। बाकी मैंने बता दिया, इसमें लिखा है विधानसभा लोकसभा के जो रिजर्वेशन है SC ST के लिए, उसके बारे में प्रोविजंस है इसमें। ओके, रिजर्वेशन ऑफ द 1/3 सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत एट ऑल 3 लेवल। तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, ये भी मानना पड़ेगा। इसके लिए भी कोई 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स, ये मानना पड़ेगा। इसके लिए कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें बता रहा हूं विच इज मैंडेटरी टू फॉलो, टू एग्जीक्यूट। नेक्स्ट लिखिए,
Fixing a tenure of 5 years for all panchayats at all level and holding fresh elections when 6 months in the event of the separation of any panchayat. पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और यदि और पंचायतों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है, और ये आवश्यक है, 6 महीने के भीतर आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, Establishment of State Election Commission for conducting elections to the पंचायत। देखो, केंद्र का जो चुनाव आयोग है, बड़े बड़े चुनाव वो कराता है, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वो सब चुनाव वो कराता है। लेकिन ये जो पंचायतों के चुनाव होते हैं, या इसके बाद हम म्यूनसिपालिटीज पढ़ेंगे, म्यूनसिपालिटीज के चुनाव होते हैं, वो चुनाव आयोग नहीं कराता है, राज्य का अपना एक चुनाव आयोग होता है, ये इलेक्शंस वो कराता है। तो इसको लिख लीजिए कि राज्य विधायिका को राज्य चुनाव आयोग नियुक्त करना पड़ेगा। स्टेट लेजिस्लेचर शैल हैव टू अपॉइंट अ स्टेट इलेक्शन कमीशन जो पंचायतों के चुनाव को संपन्न कराएगा, विच शैल ऑर्गेनाइज द इलेक्शंस ऑफ द पंचायत। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। प्रत्येक, इसको भी डिस्कशन करते हैं, लिख लीजिए, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन, जो कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में रिव्यू करेगा या समीक्षा करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में समीक्षा करेगा। अब देखिए, आपको वित्त आयोग याद है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में मैंने बताया था एक फाइनेंस कमीशन होता है, इसको एक मिनट बता देता हूं मैं। और फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या बताया था मैंने, 280। आर्टिकल 280 था फाइनेंस कमीशन के लिए, वित्त आयोग के लिए। फाइनेंस कमीशन क्या कर रहा था, याद कीजिए, फाइनेंस कमीशन क्या कर रहा था, इस जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट का जो टैक्स मिला, उस टैक्स में से कितना % राज्यों को जाएगा, उसकी समीक्षा कर रहा था, उसका रिकमेंडेशन दे रहा था। हम जानते हैं कि स्टेट की सेंटर के पास जो भी टैक्स आता है, उस टैक्स में से वो सारा पैसा अपने पास नहीं रखते, राज्यों को बांटना होता है, उसमें बहुत सारा पैसा। अब किस राज्य को कितना दिया जाएगा वो अलग अलग हो सकता है, और ये कौन डिसाइड करता है कि कितना पैसा इस किटी में से बांटना पड़ेगा और कितना किसको देना पड़ेगा, ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। और फाइनेंस कमीशन एक साथ नहीं बन गया था, एक बार में डिसाइड नहीं हो जाता है, ये हर 5-5 साल के इंटरवल पे बनता है, क्योंकि हर 5 साल पे स्थितियां बदलती रहती हैं। तो इस समय जैसे 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस लागू हो चुकी हैं। 15th फाइनेंस कमीशन जो है, इसकी रिकमेंडेशन चलेंगी 2020 to 2025। ठीक है, ये 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस इस पर चलेंगी, हमने इस बात को देखा था। ऐसे ही आर्टिकल 243I, आर्टिकल 243I ये कहता है कि जो स्टेट है, स्टेट भी एक फाइनेंस कमीशन को बनाएगा, और वो फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, वो फाइनेंस कमीशन जो स्टेट के जो टैक्स आ रहे हैं, स्टेट के पास जो टैक्सेस हैं, उन टैक्सेस में से कितना पैसा पंचायतों को दिया जाए और म्युनिसिपैलिटीज को दिया जाए, ये डिसाइड करेगा। खैर, आर्टिकल 243I कहता है कि कितना पैसा पंचायतों को दिया जाए, म्युनिसिपैलिटीज का आर्टिकल अलग है। तो कितना पैसा पंचायतों को दिया जाएगा उस स्टेट में, ये वो डिसाइड करेगा, और इसका जो फॉर्मेशन है वो भी आफ्टर एवरी 5 year होगा। बिल्कुल सेम प्रावधान है, 280 में जैसा सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेस का बंटवारा हो रहा था, ऐसे 243I में स्टेट और पंचायतों के बीच में टैक्सेस का बंटवारा हो रहा है कि स्टेट के पास जो टैक्स पहुंच गए, उसमें पंचायतों के पास कितना टैक्स पहुंचेगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ठीक है, तो ये ही जो है वो मेन सोर्स है इनकम का स्टेट के लिए। ठीक है, तो बल्कि हम लिख लेते हैं इन बातों को। आप एक काम कीजिए, एक हेडिंग ऐसे डाल लीजिए, पंचायतों के लिए वित्त के स्रोत, द सोर्सेज ऑफ द फाइनेंस फॉर द पंचायत। पंचायतों के लिए वित्त के स्रोत, द सोर्सेज ऑफ द फाइनेंस फॉर द पंचायत। तो एक तो नंबर 1 डालिए आर्टिकल 280। देखिए, आर्टिकल 280 जो क्या करता है, वो यूनियन और स्टेट के बीच में टैक्सेस का बंटवारा करेगा, और यूनियन का जो टैक्सेस हैं
और यूनियन से, बल्कि मैं ऐसे कहूं यूनियन से जो ग्रांट मिलनी है, यूनियन ग्रांट टू दी पंचायत, वो भी डिसाइड करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पैसा पंचायतों पर पहुंचता है, वो एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन कि वो कितनी ग्रांट किस स्टेट्स की पंचायतों को दी जानी है। ठीक है, लिख लीजिए नंबर 1, आर्टिकल 280 के अनुसार, एज पर आर्टिकल 280, भारत का वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, पंचायतों के लिए केंद्र सरकार से अनुदान का इंतजाम करता है, अरेंजेस यूनियन ग्रांट फॉर द पंचायत ऑफ द स्टेट। ठीक है, नंबर 2, आर्टिकल 243I के अंतर्गत, अंडर आर्टिकल 243I, अच्छा देखिए, ये फाइनेंस कमीशन को कौन बना रहा था? राष्ट्रपति साहब। तो इसे कौन बनाएंगे? राज्यपाल। सेम चीज है, इसको राष्ट्रपति बनाते हैं, इसको राज्यपाल बनाते हैं, गवर्नर बनाते हैं। हाँ, आर्टिकल 243I के अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य होगा, कि वह वित्त आयोग का गठन करेगा, दैट इट शैल ऑर्गेनाइज अ फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, दैट शैल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नर। वित्त आयोग के लिए शर्तें राज्य विधायिका तय करेगी कि कौन होगा, कितने मेंबर होंगे, कितना टेन्योर होगा, वो सब राज्य विधायिका तय करती है। वित्त आयोग के लिए शर्तें या वित्त आयोग के गठन की शर्तें राज्य विधायिका तय करेगी। स्टेट लेजिस्लेचर शैल डिसाइड द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द फाइनेंस कमीशन। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ये फिक्स है। इसका द टेन्योर ऑफ द फाइनेंस कमीशन शैल बी फॉर 5 years। इसके निम्नलिखित कार्य हैं, इट हैज द बिलो मेंशन्ड वर्क्स टू परफॉर्म। इसके निम्नलिखित कार्य हैं, नंबर 1, राज्य और पंचायतों के बीच में करों का बंटवारा, द डिवीजन ऑफ टैक्सेस बिटवीन स्टेट टैक्सेस एंड पंचायत, राज्य और पंचायतों के बीच में करों का बंटवारा। नंबर 2, देखिए ये भी बताता है कि भाई जो स्टेट है उसकी जो कंसोलिडेटेड फंड है, संचित निधि है, जो तिजोरी है, उसमें से भी कुछ पैसा पंचायतों को दिया जा सकता है क्या? क्योंकि ये इससे इतना पैसा तो इकट्ठा होगा नहीं कि सारी पंचायतों के सारे रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो स्टेट की कंसोलिडेटेड फंड से कितना पैसा जाएगा वो भी बताएगा। लिखिए, राज्य की संचित निधि से पंचायतों को दिया जाने वाला अनुदान की सलाह देता है। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को दिए जाने वाले अनुदान की सलाह देता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इट्स रिकमेंडेशन ऑन द ग्रांट गिवन बाय द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। तीसरा लिखिए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने का सुझाव देता है। ऑल्सो गिव सजेशंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पंचायत। पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने का सुझाव देता है कि भैया मेरे रिकमेंडेशंस है, ऐसा ऐसा करेंगे तो पंचायतों की स्थिति बेहतर होगी। ये हर 5 साल बाद ये फाइनेंस कमीशन बनेगा। 2 तरीके तो ये हैं, यहां से पैसा आता है, मेन पैसा तो भाई यही है। इसके अलावा, लेकिन इससे भी पूरा काम पड़ता नहीं है। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है वो क्या है? तीसरा तरीका यह है कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार अपने बजट में से कुछ ग्रांट आवंटित कर सकती है। अपनी कुछ योजनाएं चलाती हैं, उस योजनाओं में कुछ ग्रांट केंद्र सरकार देती है। ठीक है, तो लिख लीजिए, केंद्र सरकार का केंद्रीय योजनाओं के लिए आवंटन, the fund given by the union government for the centrally sponsored schemes, for the centrally sponsored scheme। चौथा लिख लीजिए, राज्य द्वारा कर्ज या अनुदान
लोन और ग्रांट फ्रॉम द स्टेट, राज्य द्वारा अब कर्ज भी ले सकते हैं। ग्रांट, ग्रांट मतलब जो पैसा वापस ले लेना है, वो दान में भी दे दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर पंचायतों को भी कुछ पावर दे दी जाती है कि चलो भाई ये 2 टैक्स आप लगा लो, ये 3 तरह के टैक्सेस आप लगा लो, चलो चलो ये आप यहाँ रोड टैक्स लगा लो, यहाँ इरिगेशन का छोटा सा टैक्स लगा लो। तो पंचायतों का जो इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं वो उससे भी कमाई होती है। तो इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ पंचायत, पंचायत के आंतरिक स्रोत, इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत, जो कि ना के बराबर होते हैं इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत, पंचायत के आंतरिक स्रोत। ठीक है, तो बेटा इस तरह से पंचायतों के पास फाइनेंस का अरेंजमेंट होता है। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो बहुत पुरानी नहीं है भारत में, सुधार की बहुत गुंजाइशें हैं अभी, आने वाले समय में शायद और सुधार इसमें आपको देखने को मिलेंगे, होने चाहिए, एम्पावरमेंट ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन वही है कि एम्पावरमेंट करने के लिए किसी दूसरी के पावर को आपको पंचायतों को देना पड़ेगा, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा पावर छोटे पॉकेट्स पे पहुंच जाती है तो उस पावर का दुरुपयोग भी होता है। ठीक है, तो ये भी देखना पड़ेगा हमको। तो लेट्स सी आगे कैसे चलता है, सिस्टम तो बढ़िया है।